ओके, तो मैंने बोला था कि डेवऑप्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस को मिला के बनाया गया है और ये एक तरह का बिजनेस रिक्वायरमेंट है। तो पहले क्या था कि जो डेवलपमेंट है और ऑपरेशन है, दोनों अलग अलग टीम्स होती हैं। तो डेवलपमेंट अपने काम करती है, ऑपरेशन अपना काम करता है। तो डेवलपमेंट को कोई नया प्रोजेक्ट्स मिलता है, उस प्रोजेक्ट्स पे वो लोग काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। लेकिन जो ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशंस बनते हैं उसके लिए इंफ्रा तैयार करने का काम ऑपरेशन करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता था पहले कि डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई या उनका एप्लीकेशन नहीं चल रहा, तो वो बोलते थे कि हाँ, नेट स्विच में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम है, किसी लाइब्रेरी की डिपेंडेंसीज की वजह से ये नहीं चल रहा। ऑपरेशन वालों के पास आते थे तो ऑपरेशन वाले बोलते थे कि हाँ, हमारी तरफ से तो सब कुछ सही है, हमारे तरफ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये इस तरह से ब्लेम गेम चलता था पहले। ठीक है, आप लोग भी अवेयर होंगे, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो ये अवेयरनेस आपको होगी कि हाँ, ये किस तरह से डिस्क्रिपेंसी होती थी, किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे पे पॉइंट्स डाल देते थे कि हाँ, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। तो इस इस जो ये डिपेंडेंसी जो एक दूसरे पे डालते थे, उससे क्या होता था कि बिजनेस लॉस होता था। ठीक है, तो बिजनेस लॉस यानी कि कोई अगर एक काम है, तो वो काम अगर एक महीने में होना चाहिए था, तो कंपनी एक महीने का ही चार्ज करती है किसी भी क्लाइंट से। अगर वो क्लाइंट एक महीने में अगर वो कंपनी एक महीने में वो काम डिलीवर नहीं करती, तो अगले महीने में उसको फ्री काम करना पड़ता है बहुत सारी कंपनियों उसको। लाइक क्लाइंट्स नहीं मानती, वो बोलती है कि हाँ, आपने मैक्सिमम एक महीने का टाइम लिया था, हम एक महीने का ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता था कि बिजनेस लॉस होता था और जो वैल्यू है कंपनीज की वो खराब हो जाती थी। तो इस कंडीशन में क्या करते थे कि वो एक महीने का काम 3 महीने बोल बोल के लेते थे किसी भी क्लाइंट से, ताकि हाँ, ये डिपेंडेंसीज गेम गेम चलता रहेगा और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। तो ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट थी, बिजनेस लॉस था, इसीलिए एक डेवऑप्स रोल को इनॉग्रेट किया गया बीच में। जो ये जो दोनों के बीच में जो गैप है, वो गैप को फील करता है डेवऑप्स। क्लियर है गगन? या हाँ जी। ठीक हाँ है जी, क्लियर। इट्स वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये पहली रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से डेवऑप्स को इनॉग्रेट किया गया, बीच में लाया गया मार्केट में। और ये दोनों के बीच का जो गैप है वो फील करता है। तो ये कैसे फील करता है? जैसे डेवलपमेंट में किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना है या किसी चीज़ को ईजिली बनाना है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है, तो वो क्लोजली डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के साथ काम करता है डेवऑप्स का बंदा। और अगर कोई डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है तो ये बंदा समझता है बीच में, और ये डिसीजन लेता है कि किसको क्या काम करना है। जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, ये डेवलपमेंट जो है पाइथन पे हो रही थी कंपनीज के अंदर, और जो ऑपरेशन था वो क्लाउड पे था, AWS क्लाउड की टीम थी। तो डेवलपमेंट की टीम बोल रही थी कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन की टीम हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एज अ थर्ड पर्सन इसमें एंटर्ड हुआ और मैंने दोनों की रिक्वायरमेंट समझी। मैंने डेवलपमेंट से भी बात करी और ऑपरेशन से भी बात करी। तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम जो है डेवलपमेंट साइड में है, तो मैंने डेवलपमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि आपकी प्रॉब्लम है, आप देखो। तो यानी कि तीसरा बंदा ने आके रिक्वायरमेंट समझी और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, और डेवलपमेंट की टीम ने चेक किया, उसको बाद में मालूम चला कि हाँ, कुछ वर्जन का इशू था, तो उन्होंने फिक्स किया। तो ये जो लड़ाई थी बीच में, वो मैंने आके खत्म कर दी एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। तो ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट था। अब ऐसा नहीं है कि हर कंपनियों में ऐसा ही काम होता हो, बहुत सारी कंपनियों में कुछ और कभी काम होते हैं डेवऑप्स के। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा अभी। तो ये रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो डेवऑप्स एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है, कोई रोल नहीं है। तो आप ये दिमाग में मत रख लेना कि हाँ, डेवऑप्स का मतलब हो गया कि हाँ, ये दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है या दोनों के काम को ईज करना, यही सिर्फ डेवऑप्स का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो, डेवऑप्स क्या है बेसिकली। डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स आते हैं। अगर आप ये लिस्ट देखोगे तो ये सारे लिस्ट हैं डेवऑप्स के। ठीक है, तो इस लिस्ट में अगर आप देखोगे, पहले ये आप ग्राफ देखो। इसमें बिल्डिंग भी है, कोडिंग भी है, प्लानिंग भी है, टेस्टिंग भी है, रिलीज, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन, मॉनिटरिंग, ये सारे पार्ट जो हैं वो डेवऑप्स के ही आते हैं। और इसके अंतर्गत आप बहुत सारे टूल्स पे काम करोगे, जैसे इक्लिप्स है, जीरा है, गिट है, पपेट है, शेफ, एंसिबल, साल्ट स्टैक। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनियों में ये सारे टूल यूज़ हो रहे हों, और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही टूल यूज़ हो रहे हों। तो डेवऑप्स, अगर आप एक डेवऑप्स का बंदा है तो उसको मल्टीपल टूल्स पे काम करना आना चाहिए। तो आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो डॉकर, कुबरनेट्स, शेल स्क्रिप्टिंग, गिट पे काम करना,
CI/CD पाइपलाइन लिखना ऑटोमेशन के लिए, एनसिबल कोड लिखना। तो ये सारे क्या हैं, बेसिकली डॉकर के टूल्स हैं। और इन टूल्स के किसी भी एक भी टूल अगर आपको आता है और उस पर आप काम करते हो तो आप डेवऑप्स इंजीनियर हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब कुछ आए, और ज़रूरी नहीं है कि ये टूल्स में ही सब कुछ आए। हाँ, लेकिन अगर किसी कंपनी में डॉकर और प्लस फॉर एग्जांपल इक्लिप्स है, और आपको डॉकर आता है और इक्लिप्स नहीं आता है, तो भी आपको कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि हाँ डॉकर मेन काम है हमारा, इक्लिप्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बंदा धीरे धीरे आके सीख जाएगा। तो आपको जब आप इंटरव्यू दोगे, आप किसी कंपनी में जब बात कर रहे हो या किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो आपको यही टेंडेंसी रखनी है कि हाँ मैं सीख लूंगा। मतलब आपको इतना अग्रेसिव दिखना है कि हाँ मैं इस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा लर्निंग फेज में ही रहना पड़ेगा। और ये डेवऑप्स की कहानी नहीं है, आप हर एक फील्ड में जाओगे तो आपको लर्नर दिखना पड़ेगा, एक तरह से लर्नर। हम भी जब इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे पास 4 टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ इस बंदे को डॉकर आना चाहिए, कुबरनेट आना चाहिए, शेल भी आना चाहिए, एनसिबल भी आना चाहिए, जेंकिन भी आना चाहिए। बट हम उसको अगर देखते हैं कुबरनेट या किसी 2 चीज़ में वो परफेक्ट है, तो बाकी चीज़ में हम देखते हैं कि हाँ वो लर्निंग कितनी जल्दी कर लेगा, कितना अच्छा लर्नर है। तो वो उस तरह से हम सवाल पूछते हैं, अगर हमें लगता है कि हाँ फील होता है कि इस बंदे को हम रख सकते हैं, तो हम उसको रख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि हाँ सब कुछ आएगा तभी मैं डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक दो चीज़ों पे आपको परफेक्शन लानी होगी, कुबरनेट्स या डॉकर, शेल स्क्रिप्टिंग, तो इन सब चीज़ों में आपको कंसीडर किया जाएगा एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है गगन? हाँ जी अपन। गौरव, हरदीप, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं क्लियर है। नहीं नहीं बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो आई थिंक मिथ क्लियर हो गया होगा आपका डेवऑप्स का। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक डेवऑप्स। एक हाँ एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया कि भाई डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का जब इशू आता है तो आप आइडेंटिफाई किया आपने कि वो डेवलपमेंट साइड का इशू था। दैट मींस आपको डेवलपमेंट की नॉलेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। नहीं, ये अच्छा। इट्स नॉट। देखिए, जब आप आपकी चीज़ों को अगर मैं आपसे बात करूंगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कार मैकेनिक हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मुझे कार बनानी नहीं आती, लेकिन जब आप बोलते हो कि हाँ आपने ये काम कर दिया है, तो आप उसमें से निकाल लेते हो ना कमी कि हाँ ये रह गया यार, ये तो रह जाता है ना? तो यही सेम चीज़ है हमारे डेवलपमेंट में या किसी और नई चीज़ों में। आप चीज़ों को अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको खुद ही पता चल जाए कि वो क्या गलत कर रहा था और क्या सही कर रहा था। बट जो मैंने मैंने मेरी लास्ट चीज है, जो मैंने जो ओपनिंग्स देखी हैं डेवऑप्स की, ठीक है, मोस्टली उसमें एक पाइथन का जो पाइथन मेंशन करते हैं, पाइथन उनके लिए मस्ट हो चुका है कि अगर पाइथन आती है तो ही आगे फिर वो कंसिडर करते हैं चीजों को, डेवऑप्स में खासकर। इवन इवन एडब्ल्यूएस की प्रोफाइल्स के लिए तो ऐसा नेसेसरी, कितने परसेंट नेसेसरी है इस चीज मतलब पाइथन आनी? देखो, मैं एज ए कंपनी तो मैं ये तो चाहूंगा कि मेरे पास अगर एक बंदा आता है तो उसको सब कुछ आए, डेवऑप्स के सारे टूल्स आए, मैं तो यही चाहूंगा। देखो, स्क्रिप्टिंग, पाइथन और डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे अगर आपको बोला शेल स्क्रिप्टिंग, अगर आपसे पूछता है कि अगर आपको पाइथन आता है, तो अगर आपने वहां पे बोल दिया कि हाँ मुझे शेल स्क्रिप्टिंग आती है, मुझे पाइथन नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि इस बंदे को हम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लैंग्वेज की नॉलेज है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज हो, लैंग्वेज की नॉलेज है। और मैं इसलिए कंसीडर करूंगा क्योंकि पाइथन में आजकल छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं देखूं, इसमें तो नहीं है मेरे पास, मैं अभी बेसिकली मैं भी उतना पाइथन में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे पाइथन अच्छे से आता है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मैं अपना सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकता हूँ, किसी से भी हेल्प लेके भी कर सकता हूँ या खुद से भी कर सकता हूँ। ये मुझे इतनी समझ है। तो अगर मेरी कंपनी में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि पाइथन का बंदा चाहिए, तो यस ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि हमें प्रॉपर स्क्रिप्टिंग का बंदा चाहिए, पाइथन प्रॉपर आना चाहिए। जैसे मेरी कंपनी में हम लोग 15 लोगों की टीम है, उसमें से एक बंदा जो है कि वो सिर्फ पाइथन पे ही काम करता है, सिर्फ पाइथन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो वो बंदा डेवऑप्स इंजीनियर है, मतलब वो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा है वहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको पाइथन आती है, उसको कुबरनेट, डॉकर, ये सब चीज़ें नहीं आती उसको। ठीक है गगन?
तो हाँ जी। अगर आपको बोलता है कि पाइथन आता है तो आप बेसिक चीज़ें पढ़ लो एटलीस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके रिक्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तो आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। और आप थोड़ा बहुत भी आंसर करोगे, आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, तो हम आपको मतलब कोई भी कंसीडर करेगा आपको। ठीक, और ये ज़रूरी नहीं ओके, है कि आपको एक्सपर्ट बनना है इसमें। अगर आप राइट। बन सकते हो तो परफेक्ट है। ये मतलब देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि पाइथन में बहुत जॉब है अभी। इतनी जॉब है कि आप सोच भी नहीं सकते। पाइथन में हर एक फील्ड में जॉब है। अगर आप पाइथन अच्छे से आती है आपको तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो, और प्लस जो आजकल ऑटोमेशन का जो बूम चल रहा है उसमें आप आराम से फिट हो सकते हो। अगर आपको आपको प्रोग्रामिंग अगर समझ में आती है तो मैं तो ये बोलूँगा कि हाँ आपको पाइथन कर लेनी चाहिए। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर डेवऑप्स में आप जा रहे हो तो इट्स नॉट कंप्लीटली नेसेसरी कि आपको पाइथन आना ही चाहिए। ठीक है। ओके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पाइथन सीखनी चाहिए, सीख सकते हो। देखो प्रोग्रामिंग यार सबके सीखने की बस की बात नहीं होती। कोई बंदा मैनेजमेंट में अच्छा होता है, कोई इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा होता है, कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप समझ सकते हो तो आप जाओ, नहीं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो। मैं आपको दे दूंगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाइथन की। ठीक है। ओके, मैं यही सुनना चाहता था बस। ओहो, तो पहले ही बोल देते यार। हरदीप देख रहे हो ये सीआईडी में ज्यादा देख रहे हैं ये ज्यादा। ये बहुत तेज है ये। अरे अब तुम्हें पता है, देखो तुमने मेरे से पहले से भी कोर्स कर रखे हैं, तुम्हें पता है कि तुम बोलोगे मैं वो करा दूंगा। मैं मैं ही सोच रहा था बस अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, चलो बोल दिया मैंने। गौरव मैंने इनकी जो बातों भेजा में है मत ना, आना तुम। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। हाँ, देखो मैं ना पवन में एक सिंपल सी बात बोलता हूँ ला, ठीक है। गौरव और हरदीप दोनों डेवॉप्स की प्रोफाइल में मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं तो आप ही के भरोसे हूँ। अच्छा। नहीं, यदि कंप्लीट कर लो तो हमारी कंपनी में खुद ही रिक्वायरमेंट की जरूरत है। बल्कि 2 इंटरव्यू मैंने लिया, भले मुझे पता नहीं था कि डेवऑप्स में क्या पूछना था, पर मैंने 2 जूनियर बंदों को उठा लिया किसी तरह से कि चलो भाई मेरा काम तुम कर दोगे। सही बात है। ठीक है, तो इस जो पीपीटी में आपको शेयर करूंगा ये वाला, इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि बेनिफिट ऑफ डेवऑप्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। जो अभी हमने बात की वही सब चीज़ें इसमें मैंने लिखी हुई हैं। जैसे डेवऑप्स का काम होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट, जिसमें से गिट और सबवर्जन, एसवीएन, परफोर्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं मार्केट में। अगर आपको कोई एक पे भी आता है काम करना, तो जैसे कि हम गिट पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के दौरान, तो गिट में मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा, क्योंकि गिट एक ऐसा टूल है जो मार्केट में बहुत सारे टूल है, जैसे बिट बकेट है, कोड वर्जन है, कोड रिव्यू है, सब वर्जन है। ये सारे टूल्स जो हैं वो गिट के फॉर्मूले पे ही काम करते हैं। तो मैं गिट पढ़ाऊंगा आपको, और लगभग लगभग आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी टूल्स पे भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में, कंटिन्यूअस टेस्टिंग्स में, एक एक टूल मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे करके। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, माइक्रो सर्विसेज मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम आगे। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में हम प्रमीथियस पढ़ने वाले हैं। नेगियोस स्प्लंक पहले यूज़ होते थे बड़े अच्छे से, बट अगर आप माइक्रो सर्विसेज मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो प्रमीथियस बहुत ज़्यादा बूम पे है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो मैं आपको प्रमीथियस और ग्राफाना पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके। और ये सारी चीज़ें हैं तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। वही सारी चीज़ें हैं कि डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स, जो मैं बात कर रहा था, जो डेवलपमेंट और ऑपरेशन की टीम के बीच में जो गैप थे उसको फील करके आप डिलीवरी कर सकते हो कस्टमर को ऑन टाइम। जो रिड्यूस साइकिल टाइम, जो 2 महीने 3 महीने काम होता था लड़ाइयों की वजह से, वो आपने 1 महीने में सॉल्व करवा दी। तो ये टाइम टू मार्केट, मार्केट में अपनी टाइम वैल्यू इस्टेब्लिश करोगे। प्रॉब्लम रेजोल्यूशन हायर, यानी कि प्रॉब्लम कुछ जो रेजोल्यूशन जो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, चाहे ऑटोमेशन करनी थी या किसी चीज़ को आसान करना था, या कोई काम जो 2 दिन में हो रहे थे उसको आपने ऑटोमेट करके 1 दिन का बना दिया, 1 घंटे का बना दिया। तो वो सारी चीज़ें डेवऑप्स के अंदर आती हैं चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कल्चरल इम्पेडिएंट एंड ओवरकम। आप लोग हो ना ऑनलाइन हो?
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ ऑनलाइन है, म्यूट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। डिस्टर्बेंस ना आए। नहीं, कोई नहीं, बीच में पिंग करना होता है ना, क्योंकि इंटरनेट चला जाए तो फिर पता नहीं चलता। अच्छा, देखो, इसमें 2 चीज़ें मैं अब तो दिखाना चाहूँगा आपको कि मूविंग फ्रॉम लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर टू माइक्रो सर्विसेज। आजकल जो है बंदे, मतलब कि सारी कंपनीज़ जो हैं, वो अपना पैसा बचाने के लिए जो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेगेसी का मतलब होता है कि एक सर्वर बनाया या एक वीएम बनाया, उसमें एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया, तो ये लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मैंने एक ही सर्वर के ऊपर 10 एप्लीकेशन चला दिए तो वो माइक्रो सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट सेविंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, उसको मूव करके वो माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट हो रही हैं। तो जो माइक्रो सर्विसेज मैनेजमेंट है वो क्या क्या है? डॉकर है, कुबरनेट्स हैं, ओपन शिफ्ट है, ये सारे माइक्रो सर्विसेज मैनेजमेंट टूल्स हैं जिस पे लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और उनमें से हम डॉकर और कुबरनेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है टू मच फोकस ऑन टूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डेवऑप्स में ज़्यादा से ज़्यादा जितना टूल्स पे अगर आप काम कर सको, उतना ही कंपनी को बेनिफिट मिलता है। जैसे मुझे CI/CD मतलब कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन, यानी डेवलपर कोडिंग करे और एप्लीकेशन अपने आप सर्वर पे चला जाए, वहाँ से आप आउटपुट देख ले बंदा, तो उसके लिए मैं जेंकिन यूज़ करूँगा, तो ये एक तरह का टूल है। गिट यूज़ करूँगा, ये भी एक टूल है। डॉकर यूज़ करूँगा, ये भी एक टूल है। कुबरनेट यूज़ करूँगा, ये भी एक टूल है। तो जितना आप फोकस कर सकते हो टूल्स के ऊपर, उतना ही बेनिफिट मिलता है डेवऑप्स कल्चर, मतलब जो आप डेवऑप्स कल्चर इम्प्लीमेंट करते हो उसको। जैसे मेरी कंपनी में क्या है कि हम प्रोमीथियस यूज़ कर रहे थे, इलास्टिक सर्च यूज़ कर रहे थे मॉनिटरिंग के लिए, बट एक नया टूल आया है मार्केट में, अपाची स्काई वॉकिंग। तो ये एक नया टूल है, तो हम अपने टीम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम चीज़ों को इसको ऐड कर देंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के, यानी कि हमने एक और टूल ऐड कर दिया है, स्काई वॉकिंग। तो आपको कंटिन्यूअसली नए टूल्स पे फोकस करना होगा। अगर वो अच्छा लगता है तो अपनी कंपनीज में ऐड करना होगा। तो ये सारे काम जो है डेवऑप्स के हैं, रिसर्च करना, टेस्टिंग करना। ये अलग अलग टीम्स, अगर आपको उस टीम में रख दिया जाए जिसमें आप रिसर्च और टेस्टिंग करोगे, जैसे गौरव है अभी, तो गौरव को अभी ऐसे टीम में रखा हुआ है जिसमें चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं और गौरव को उसको ड्राइव करना है। राइट गौरव? वैसे ही है कुछ। फिलहाल तो अभी ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है, तो मुझे खुद भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, अभी तो उसके सॉफ्टवेयर रेडी है, बस अभी एक क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉय हुआ है, जस्ट टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे आगे बढ़ना है। राइट। अगर एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद अभी आप ड्राइव करोगे। हाँ अभी आप बिल्कुल। डिज़ाइन नहीं कर रहे या सॉल्यूशन नहीं कर रहे, आप ड्राइव का इन द सेंस कि मैनेज करोगे, कोई हाँ ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम आ गई उसकी ट्रबल शूटिंग करोगे, ये कर रहे हो अभी आप फिलहाल। ठीक है। हाँ, एक्चुअली डिजाइनिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखा है, तो वहाँ की टीम के साथ कोलैबोरेट करके ये डिजाइनिंग टोटली कंप्लीट करना है। लेकिन फिलहाल ये लोग अब जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का भी। जस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया, अभी हमारी तरफ से कोई काम नहीं स्टार्ट हुआ, एक तरह से दिखा जाए तो। ओके, आपने सिर्फ प्लेटफॉर्म दे दिया और उसको यूज़ कर रहे हैं बंदे। हाँ बस। ओके, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसमें जो दिक्कत आएगी वो आप लोग देखोगे। हाँ, या अभी तो उनके लिए लाइक एक टेस्ट अकाउंट, टेनेंट अकाउंट बना के एक एक नेम स्पेस बना के मैंने इसे दे दिया, बस वो अभी जस्ट लाइक अ टेस्टिंग है उनकी। और हमारा बंदा जो है वो सीआई वगैरह वो किट वर्जन में डालेगा, वहां से वो उठा के अब उसको पुशअप करके वो पार्टी वो बना चुका है। बस जस्ट लाइक अभी टेस्टिंग ही चल रही है, अभी बहुत काम स्टार्टिंग में, मोस्टली जनवरी के स्टार्टिंग में काम होगा, तो उसके बाद फिर मुझे ज्यादा काम पड़ेगा। ओके, ठीक है गगन, आपको समझ में आया कुछ? तो ये एक तरह का एक और हाँ फेज जी। है जो भी गौरव ने एक्सप्लेन किया, एक तरह का एक और फेज है। ठीक है। तो मतलब यानी कि जो भी डेवलपमेंट टीम है, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, तो वो अपना डेवलप करके वो कोड डालती है गिट पे, फिर गिट के बाद फ्रॉम गिट डेवऑप्स का काम शुरू होता है। राइट, जो अपना गिट पे कोड पुश करेंगे उसके बाद आपका डेवऑप्स का रोल स्टार्ट होता है वहाँ से। ठीक है, कि कोड को पिक करना, उसको ऑटोमेट करना, उसके लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रो सर्विसेज हैं तो उसके हिसाब से आपकी कोडिंग करना। लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कोडिंग भी खुद ही कर लेती है, YML में लिखे जाते हैं कोड। YML में वो लोग अपना प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि वो माइक्रो सर्विसेज पे डिप्लॉयमेंट कर सकें, तो वो लिखते हैं, लेकिन आपसे हेल्प भी लेते हैं कि हाँ
आप हमें बता दो यार हमारा एप्लीकेशन चल नहीं रहा माइक्रो सर्विसेज पे, तो इसमें कोई कोडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आप जाओगे YML में चेक करोगे कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस तरह से आप उसको फिक्स करोगे। ठीक है, तो हम जब कुबरनेट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम YML पे काम करेंगे, सीखेंगे कैसे YML लिखते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। पवन भाई एक क्वेश्चन था, लाइक आपने बोला जैसे कुबरनेटिस करेंगे हम तो YML देखेंगे, सिमिलरली जब हम जेनकिंस करेंगे तो जेनकिंस मतलब जितने बंदों से मेरी बात हुई है तो यूजुअली मैंने सुना है कि वो ग्रूवी यूज करते हैं जेनकिंस के अंदर। बेसिकली लेट्स आई मीन व्हेन वी कम ऑन दैट टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे, बट जेनकिंस के अंदर हम ग्रूवी यूज करेंगे क्या? हम देखो बेसिक्स तो पढ़ेंगे ही ग्रूवी। देखो मैं इतना बता दूंगा कि आप ग्रूवी के कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो या फिर समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा, और डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। देखो यार ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर है ना। ग्रूवी में आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करोगे। और जो काम आप ग्रूवी से कर सकते हो वो काम आप जेंकिंस फाइल से भी कर सकते हो। आजकल मार्केट में जो है एक नया ग्रूवी का जो है जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स लिखने हैं, मिडिल टाइप के प्रोग्राम लिखने हैं, तो उसमें लोग जेंकिंस फाइल यूज़ करते हैं ग्रूवी की जगह पे, तो उसको भी यूज़ करके आप अपने काम को कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये आ रही है, जो जैसे आपने बोला कि हम अलग अलग टूल्स करेंगे, आप मतलब आपने भी डिफरेंट स्टेजेस दिखाई थी जो डेवऑप्स की होती हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, और आपने कहा था कि हर हम कैटेगरी में से एटलीस्ट एक टूल पिक करके हम उसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जेनकिंस की बात करें तो जेनकिंस जो आता है जो इट्स लाइक कोर ऑफ डेवऑप्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें AWS की तो AWS का अपना टूल है कोड पाइपलाइन। अगर हम अज्योर की बात करें, अज्योर डेवऑप्स में अपना टूल है अज्योर पाइपलाइन। तो लेट्स से अगर हमें जेनकिंस का ओवरव्यू मिल जाता है, हमें जेनकिंस का अच्छा आइडिया हो जाता है, हाउ इजी विल इट बी एनी इजी टू अडॉप्ट दोस टूल्स, या हर टूल इज कंप्लीटली डिफरेंट? अगर मेरे को कल को कोड पाइपलाइन पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट्स आर सेम एंड टूल्स जो जो उसका जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा। अगर मैं कोड बिल्ड पाइपलाइन की बात करूं, ठीक है, तो ये जो है वो इट्स वर्किंग लाइक अ सिमिलर टू जेंकिंस, बट वो वर्क स्पेसिफिक है, वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है। बट जेंकिंस कैन डू मल्टीपल वर्क्स बिकॉज व्हाई इट कैन डू मल्टीपल वर्क्स बिकॉज जेंकिंस के साथ प्लगइन्स जुड़ जाता है, प्लगइन्स जो कि कोड बिल्ड पाइपलाइन में ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं जेंकिंस की, तो जेंकिंस एक ऐसा महासागर बोल सकते हैं इसको, जो अभी तक आईटी फील्ड में जितने भी टूल्स हैं उसका एक प्लगइन जेंकिंस के लिए बनाए जाते हैं। और जेंकिंस के साथ जैसे ही वो टूल ऐड होता है, देखो जेंकिंस से आप कुबरनेट को मैनेज नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं कुबरनेट का प्लगइन डालूंगा जेंकिंस के अंदर, उसके बाद वो जेंकिंस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा उसको, जेंकिंस को। ठीक है, तो ठीक है, आपकी बात में फॉलो कर गया। तो जैसे अब मैं थोड़ा सा अलग टेंजेंट पे जा रहा हूँ, जैसे एक टूल है टेराफॉर्म। अब टेराफॉर्म क्या टूल है कि उसके बेसिक्स सेम रहते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हो, जैसे आप AWS यूज कर रहे हो, अज्योर यूज कर रहे हो या डॉकर यूज कर रहे हो, उसकी कमांड्स थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू जेनकिंस और कोड पाइपलाइन और अज्योर डेवऑप्स, तो हमारे पास कोई ऐसा मीडिएटर है जिसकी नॉलेज होने से आपको तीनों टूल्स में फायदा हो जाएगा? जैसे आपको अगर टेराफॉर्म आता है तो आप AWS के अंदर भी ऑटोमेशन कर सकते हो, अज्योर पे भी कर सकते हो, गूगल क्लाउड में भी कर सकते हो, या डॉकर में भी कर सकते हो, कुबरनेटिस में भी कर सकते हो। सिमिलरली कोई ऐसी आप गलत एग्जांपल ले रहे हो। टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है, डिप्लॉयमेंट, वो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोडिंग है वो आप कोडिंग करते हो। जेंकिंस क्या है, आपका टूल है जिसमें आप CI/CD करते हो। ठीक है, टूल्स का मतलब जैसे मान लिया जेंकिंस का, यहाँ समझ लो, टेराफॉर्म का मतलब हुआ कि मुझे एक पूरा बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक पूरा घर बनाना है, ठीक है, तो वो काम मैं टेराफॉर्म से करूँगा। लेकिन उस घर के अंदर मुझे एक रूम की फिटिंग करनी है, रूम को डिजाइन करना है, तो वो काम कौन करेगा? आपका जेंकिंस करेगा। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप दोनों नहीं, मैं इन एसेंस क्या बात कर रहा था कि हाँ, जैसे मैं आ रहा हूँ आपके पॉइंट पे कि एक ऐसा मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ है जेंकिंस में
जिसको मैं समझ के कुछ बाकी सारी चीज़ों पे भी फोकस कर सकूँ, काम कर सकूँ, राइट? यही क्वेश्चन था आपका? हाँ जी, इन अ वे। ठीक है, तो ऐसा देखो, हर एक टूल का एक अलग कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होगा, कॉन्सेप्ट सबका सेम होगा, बट जब आप किसी अलग प्लगइन्स पे काम करोगे तो आपको अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे मैं .NET के लिए प्लगइन कर रहा हूँ तो मुझे उस पर अलग करनी पड़ेगी, जावा के लिए कर रहा हूँ तो कुछ जावा के लिए अलग करनी पड़ेगी, बट मतलब जो कॉन्सेप्ट, काम का कॉन्सेप्ट है सबका सेम ही होगा। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, वो आपको जब मैं जेंकिंस पढ़ाऊंगा और जब मैं प्लगइन्स दिखाऊंगा तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जब प्लगइन पे जाओगे, जेंकिंस का प्लगइन ढूंढोगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं चलता हूँ इंटरनेट पे और यहाँ आने के बाद मैंने किया जेंकिंस कुबरनेट्स प्लगइन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखना है, कौन कौन से पैरामीटर डिफाइन करनी है, ऑलरेडी एग्जांपल देगा आपको ये यहाँ से, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको कल को बंदा लेना होता है, आपके पास प्रोजेक्ट है जिसमें क्लाइंट साइड पे एज़्योर पाइपलाइन यूज हो रही है, तो अगर आपके पास कोई इंटरव्यू के लिए बंदा आता है जो कहता है जी मेरे को तो जेंकिंस अच्छे से आता है, तो आप उसे इस बेस पे ले लोगे ना कि यार इसे जेंकिंस आता है तो ये वो तो हैंडल कर ही लेगा एज़्योर। हाँ देखो, यहाँ पे है कि जेंकिंस के थ्रू अगर वो बंदा AWS को मैनेज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जेंकिंस के थ्रू एज़्योर को भी मैनेज कर लेगा, जेंकिंस के थ्रू अदर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेज कर लेगा। ठीक है। ओके। तो देखो, जेंकिंस बेसिकली एक टूल है। अगर मैं किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को जेंकिंस के थ्रू मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकता हूँ, मैं VM इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकता हूँ, मैं AWS मैनेज कर सकता हूँ, मैं एज़्योर मैनेज कर सकता हूँ, मैं अदर क्लाउड टूल्स भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने वही बोला कि जेंकिंस एक इंडिपेंडेंट टूल है जिसके साथ जब प्लगइन्स आके जुड़ जाते हैं तो वो फिर उसके पास 10 हाथ हो जाते हैं, वो रावण बन जाता है। ठीक है हरदीप? हाँ जी हाँ जी ठीक है। गौरव भाई आप म्यूट करो यार दोबारा, आपकी साइड से ना स्टैटिक आ रहा है थोड़ा सा। थैंक यू। ठीक है पवन भाई, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेवऑप्स के रोल्स की, जॉब रोल्स की। तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि डेवऑप्स का बंदा डेवलपर भी हो सकता है, रिलीज मैनेजर भी हो सकता है, रिलीज इंजीनियर हो सकता है, डेवऑप्स लीड हो सकता है, टेस्टर हो सकता है, ऑटोमेशन हो सकता है, सिस्टम इंजीनियर। अब इसमें काम क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे डेवलपर, अगर मैं बोलता हूँ कि डेवऑप्स का इंजीनियर डेवलपर है, तो डेवलपर का मतलब हो गया कि उसको पाइथन पे आता है, मतलब उसका जो बेस है, मेन जो बेस है वो जावा है, मेन बेस है वो पाइथन है, यानी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका बेस है। बाकी और टूल्स हैं उस पर थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है, बट उसका जो मेन क्राइटेरिया है काम करने का, जो एक्सपर्टीज है उसकी, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, तो वो बंदा डेवऑप्स इंजीनियर कहला सकता है। ठीक है गगन? हाँ जी ठीक है। हाँ जी। जैसे रिलीज मैनेजर है, तो रिलीज मैनेजर में जैसे कि अभी जैसे कि मान लेते हैं कि अभी जो गौरव कर रहा है, क्या कर रहा है कि गौरव अभी वेट कर रहा है कि जो बंदा, जो डेवलपर कोडिंग कर रहे हैं वो कोडिंग करके अपने कोड को रिलीज कर दें, तो उसके बाद गौरव का काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे वो वेट कर सकता है रिलीज करने के लिए, और रिलीज करके रिलीज मैनेजर का काम क्या होता है, सब कुछ बन के कस्टमर को विजिबल हो जाए चीजें। यानी कि मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ और बनाने के बाद मैंने किसी कस्टमर को ऑनलाइन कर दिया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ मिंत्रा या फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट क्या है, एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन अगर लाइव हो गया तो वो कस्टमर के लिए अवेलेबल हो गया। तो रिलीज मैनेजर का काम क्या होता है कि डेवलपमेंट से लेके कस्टमर के बीच में जो बॉन्ड है वो रिलीज मैनेजर कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये रिलीज मैनेजर हो गया। डेवऑप्स लीड हो गया, जिसको टूल्स मैक्सिमम जिसके जितने भी टूल्स हैं उसमें आते होने चाहिए, जैसे डॉकर, कुबरनेट्स, जेंकिंस, ये सारे टूल्स आते हैं, तो वो डेवऑप्स का बंदा है, डेवऑप्स लीड है। टेस्टर है, तो उसी में डेवऑप्स का टेस्टर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि जैसे अभी गौरव ने बोला कि ये डेवलपर कोडिंग कर रहा है और वो कोड करके इम्प्लीमेंट करेगा, तो जो डेवऑप्स का इंजीनियर है वो क्या करेगा, बीच में कोड टेस्टिंग भी कर सकता है। जैसे कोड इम्प्लीमेंट हुआ तो कोड सही है या नहीं है, या क्लाइंट के पास जाने के बाद फट तो नहीं जाएगा, या फिर प्रोडक्शन में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो ये कोई बग तो नहीं है। तो ये सारे काम एक तरह का डेवऑप्स इंजीनियर भी कर सकता है, तो वो एज ए टेस्टर भी हो सकता है।
और ऑटोमेशन एक्सपर्ट, जैसे मैंने अभी गगन को बताया कि पाइथन में अगर उसको कोडिंग आती है तो पाइथन से पूरा स्क्रिप्टिंग करके उसने ऑटोमेट कर दिया, या जेंकिन यूज़ करके उसको चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया। यानी कि जो जो टूल्स हैं जिसको यूज़ करके चीज़ों को ऑटोमेट किया जा सकता है, तो अगर वो बंदा है तो उसको हम ऑटोमेशन एक्सपर्ट बोलते हैं या ऑटोमेशन इंजीनियर बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं वो टूल्स, आई थिंक बहुत हद तक गगन आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, अलग अलग रोल्स क्या होते हैं और काम भी अलग अलग टाइप के क्या होते हैं। ठीक है। तो पवन भाई, ये एक चीज बताओ, ये ऑटोमेशन एक्सपर्ट जो ऑटोमेट करता है, ये जेनकिंस पे भी जाए, जिस चीज से भी ऑटोमेट करेगा, तो क्या ये किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे होगा या फिर जेनकिंस का कुछ खुद के इनबिल्ट ऑप्शंस रहते हैं? देखो जेनकिंस, जैसे मैंने भी बताया कि प्लगइन्स, तो जैसे और हरदीप ने भी एक नाम लिया था ग्रूवी का, तो ग्रूवी एक तरह का लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपने स्क्रिप्टिंग जैसे मैं एक थोड़ा क्राइटेरिया आपको दे देता हूँ, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं चलता हूँ डायग्राम पे एक बार। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये मेरा ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद ये मान लेते हैं कि मेरा अब सर्वर के नाम पे मैं बहुत सारे ले लेता हूँ सर्वर कुछ। और ये है मेरा यूज़र। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे क्लस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे क्लस्टर क्लस्टर्स हैं, और इन सब का डेटा मैं किसी डेटाबेस में रखता हूँ। जैसे मैंने मान लेते हैं कि मैं पोस्टग्रेस में रख रहा हूँ। ये किसी डेटाबेस में ये सारे क्लस्टर्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो मैंने क्या किया, यहाँ ये मेरा जेंकिंस है। तो मैं किसी तरीके से अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखी। और ग्रूवी स्क्रिप्ट्स में मैंने कुछ ऐसी स्क्रिप्टिंग करी जिसके थ्रू ये जाएगा पोस्टग्रेस में, और यहाँ से ये सारे क्लस्टर्स की डेटा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे किसी एक क्लस्टर पे काम करना है। फॉर एग्जांपल इस पे कुछ डिप्लॉयमेंट करनी है, या इस पे डिप्लॉयमेंट करनी है, या इस पे डिप्लॉयमेंट करनी है। तो अगर कोई यूज़र यहाँ पे आता है और बोलता है कि मुझे इस वाले क्लस्टर पे डिप्लॉयमेंट करनी है, तो ग्रूवी के थ्रू मैं ये फीचर क्रिएट करूँगा, और इसमें लिस्ट बन के आ जाएगा कि हाँ, मुझे ये सारे क्लस्टर लिस्ट बन के आ जाएंगे, और मुझे किस पे डिप्लॉय करना है मैं उसको सेलेक्ट करके मैं उस पर डिप्लॉयमेंट कर दूंगा। तो ग्रूवी स्क्रिप्ट में ऐसे जनरली कोई ऐसा फीचर होता नहीं है जिसके थ्रू ये पोस्टग्रेस से डेटा जाके फैच करके ले आए, बट ग्रूवी इतना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो यहाँ से डेटा फैच करके सारे क्लस्टर को एक लिस्ट में, एक लिस्ट ड्रॉप डाउन टाइप का लिस्ट बना देगा, और उसके थ्रू जो यूज़र है वो उस क्लस्टर को सेलेक्ट करेगा और उसमें वो अपना डिप्लॉयमेंट कर देगा। ठीक है गौरव? यस। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऐसे इस तरह के बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका आप AWS फॉर एग्जांपल जेंकिंस के थ्रू अपने AWS को मैनेज कर रहे हो, तो आपको अगर चाहिए कि मेरे पास 100 EC2 इंस्टांस है, और मुझे 100 EC2 इंस्टांस में कुछ इंस्टॉलेशंस करनी है, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे कुछ टूल यूज़ करूँगा, ग्रूवी यूज़ करूँगा, मैं एनसिबल यूज़ करूँगा, और उसके थ्रू मैं क्या करूँगा, सारे डेटा को फैच करके ले आऊँगा, और फैच करने के बाद मैं किसी एक को पिक करूँगा या सबको पिक करूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसमें अपना डिप्लॉयमेंट पुश कर दूंगा। ठीक है गौरव? राइट। तो इस तरह से काम होंगे। तो जैसे और ज़रूरी नहीं है कि ग्रूवी ही हो, जेंकिंस फाइल भी यूज़ हो सकता है, कोई अलग से प्लगइन्स भी हो सकता है।
तो हम जेंकिंस जब पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्लगइन किस किस चीज़ों को, जैसे मैं कुबरनेट्स बनाऊंगा तो कुबरनेट्स में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जेंकिंस के थ्रू कुबरनेट्स पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो जैसे अभी गौरव काम कर रहा है तो गौरव में जरूर होगा, कुबरनेट्स है तो वहाँ पे जेंकिंस भी जरूर होगा, और गिट टाइप का भी कोई टूल होगा जिसमें डेवलपर अभी इन लोग श्योर नहीं है, इन लोग की अभी बात चल रही है, ये जेनकिंस यूज करेंगे या एज़्योर का डेवऑप्स यूज करेंगे, अभी उनका श्योर इंफ्रा नहीं है। एज़्योर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर, और हाँ, ये क्लाउड सारे एज़्योर पे ही है, और इन लोगों ने शायद टेस्टिंग के लिए सोनार क्यूब का अभी वो बात, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है इन लोग के सोनार क्यूब, तो अभी बहुत सारी चीजें अभी साइड बाय साइड मीटिंग चल रही है हर फ्राइडे को, उसके बाद वो फॉलो अप देना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रूवी मतलब जेंकिंस थोड़ा बड़ा चीज़ है तो इसमें टाइम लगेगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक अभी कोई इशू तो नहीं है किसी को भी, तो मैं आगे चलूँ इसमें से। नहीं, क्लियर है सब कुछ। वरना एक चीज पूछिए, जब आप ये कहते हो कि जेनकिंस से ऑटोमेट करना और पाइथन से ऑटोमेट करना, दोनों में डिफरेंस है क्या? नहीं, मतलब दोनों का अलग अलग फीचर है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ जेंकिंस को ऑटोमेट करना या पाइथन को ऑटोमेट करना, तो जैसे मैंने ग्रूवी यूज करके ऑटोमेट किया तो ग्रूवी की जगह मैं पाइथन यूज कर लूंगा। टूल तो ये ड्राइवर है, अच्छा, ये ड्राइव करेगा, ये खाली प्लगइन्स प्रोवाइड करेगा। राइट। जेंकिंस जो है वो ड्राइव करेगा, लेकिन किसको यूज करके ड्राइव करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ग्रूवी को यूज करवा के मेन काम तो आपको ग्रूवी कर रहा है, ये सारे डेटा फैच करने के काम तो कौन कर रहा है, ग्रूवी ही कर रहा है, बट ग्रूवी करेगा कहाँ से, तो जेंकिंस उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है। उसी तरह से पाइथन भी अगर आप यूज करते हो ग्रूवी की जगह, फॉर एग्जांपल मैं पाइथन यूज करता हूँ तो ग्रूवी पाइथन को प्लेटफॉर्म दे रहा है जेंकिंस। तो जेंकिंस क्या कर रहा है, अपना जो इसका जो फीचर, इस जो एक्सपर्टाइजेशन है इसका, जैसे मुझे कोई जमीन खरीदनी होती है तो जमीन तो हर जगह है, मैं हर जगह जमीन देख सकता हूँ, बट हम किसके पास जाते हैं, हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं कि मैंने प्रॉपर्टीज बिल्डर के पास गया और मैंने बोला कि भाई एक काम करो, मुझे प्रॉपर्टी दिखाओ, मेरे ये रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट तो जमीन पे ही होगी, बट वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो सारी चीजों को एक करके इंफॉर्मेशन फैच करेगा और उसमें से आपको एक अच्छी सी प्रॉपर्टी जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे वो दे देगा। तो उसी तरह से जेंकिंस जो है आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को यूज करके अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। पवन भाई, अब क्वेश्चन है मेरा एक, जो आपने बोला उसके बेस पे, मतलब बेसिकली आप मेरे को बताना, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस पॉइंट पे क्लियर है कि नहीं है, कि जेनकिंस के थ्रू जो आप काम करते हैं, जितनी मेरे को अभी तक अंडरस्टैंडिंग है, कि मतलब जेनकिंस के जैसे कुबरनेटिस का प्लगइन आपने ऐड किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करी, जिसके थ्रू ये कुबरनेटिस से कनेक्ट करके काम करेगा। अगर हमने वो सारी चीजों को एक ही बारी में करना है तो दैट विल बी डन यूजिंग ग्रूवी और जेनकिंस फाइल, दैट कैन बी डन। अगर हम लेट्स से बेसिकली अगर हम जेनकिंस पे काम कर रहे हैं तो जो काम हम कंसोल से करते हैं, ठीक है, वो काम हम ग्रूवी से भी कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट। और जेनकिंस के जो अलग, जेनकिंस जो पाइपलाइन बनाएगा उसके जो अलग अलग स्टेप्स हैं, तो लेट्स से जैसे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो गया, टेस्टिंग हो हाँ, गई, डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग हो गया, तो ये जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए हो सकता है हमें पाइथन की रिक्वायरमेंट पड़े, हो सकता है हमें एंसिबल की रिक्वायरमेंट पड़े, हो सकता है देखो हमें मैंने शेल अभी स्क्रिप्टिंग की एक रिक्वायरमेंट पड़े। प्रोग्राम डिजाइन किया, अभी मैंने एक सॉल्यूशन डिजाइन किया है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, जो आपकी ये जो आपका क्वेश्चन है उसको मे भी मैं ऐसे समझा सकूँ आपको। देखो फॉर एग्जांपल सेम क्राइटेरिया ले रहे हैं, ये मेरे कॉप्स क्लस्टर्स हैं, कॉप्स इन द सेंस कि कुबरनेट्स के जो क्लस्टर हैं वो मैंने कॉप्स यूज करके किए बनाए हुए हैं। तो मेरे लगभग 2000 सर्वर हैं, 2000 के ऊपर सर्वर हैं AWS के ऊपर। ठीक है, क्या यूज करके बनाए हैं? कॉप्स? कॉप्स ये फीचर है AWS का? नहीं, कुबरनेट का एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप कुबरनेट क्लस्टर्स बना सकते हो। अच्छा, ओके। ठीक है, तो ये मेरा जो है AWS है और AWS के ऊपर मैंने छोटे छोटे क्लस्टर्स, मतलब छोटे छोटे कह रहा हूँ, क्लस्टर्स बनाए हुए हैं मैंने। तो एक हो गया,
ठीक है, तो ये मेरे क्लस्टर्स हैं और मेरे पास मेरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मेरी कंपनी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरा, और इसके अंदर मैंने जेंकिंस बनाया है, ये मेरा जेंकिंस सर्वर है। चलिए अब समझते हैं। तो अब मुझे करना क्या था, करना ये है, मेरे पास काम के लिस्ट में आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या करना था, जिसके लिए मैंने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है। तो मेरा पहला काम था कि जो ये क्लस्टर्स बने हुए हैं ये किसी तरह से EC2 सर्वर्स पे बने होंगे, राइट हरदीप? तो इसमें गौरव समझ में आ रहा होगा तो बताइए, आप AWS जानते हो ना? हाँ। ठीक है, तो जैसे ये क्लस्टर्स हैं, तो जैसे 10 EC2 सर्वर हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको मिला के क्लस्टर बना है। 10 EC2 सर्वर है तो क्लस्टर बना है। तो ये सारे जितने हैं सब में AMI यूज हो रहा होगा, AMI इमेज, ये तो पता ही होगा, AMI इमेज। हाँ जी, ठीक है, तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे क्या करना ये था कि इस सिक्योरिटी रीजन से हमें अपने जो सिक्योरिटी पैचेस हैं, वनरेबिलिटीज हैं, उसको पैच करके एक नया AMI इमेज बनाना था, और उस AMI इमेज को इन सारे क्लस्टर पे पुश करना था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो क्लस्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट होंगे और फिर से क्रिएट होंगे। समझ में आया रिक्वायरमेंट हरदीप? तो ये कुबरनेटिस जो AMI आप बात कर रहे हो, ये AMI EC2 के लिए AMI है या कुबरनेटिस इमेजेस है? नहीं, ये EC2 AMI इमेज तो EC2 के होंगे ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो EC2 के इमेजेस हैं ये। क्लस्टर मान लो कोई भी क्लस्टर है जिसमें 5 सर्वर को मिला के, यानी 5 EC2 इंस्टांस को मिला के एक क्लस्टर बना हुआ है, और उसमें EC2 इंस्टांस है, तो उसका इमेज जो है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हमें रिप्लेस करना है। तो वो रिप्लेस तो तभी होगा ना जब उसको टर्मिनेट करके नया EC2 बनेगा, राइट? क्योंकि AMI के बेसिस EC2 इज इक्वल टू जो AMI इमेजेस हैं, बेसिकली पैचिंग है एक तरीके से। हाँ, पैचिंग कह लो। तो AMI इमेजेस जो है वो एक तरह का स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन है इन द सेंस कि वो जब तक स्टेबल है तब तक स्टेबल है, जब हम इसको रनिंग स्टेट में लेके आते हैं तो मेरा EC2 इंस्टांस बन जाता है, करेक्ट? हाँ जी। तो EC2 इंस्टांस डिलीट होगा तभी तो ये नया वाला पैच होगा, राइट। तो पहला काम क्या था, AMI इमेज बनाना था, पैचेस, सारे पैचेस करके AMI इमेज बनाना था। दूसरा काम क्या करना था कि हमें EC2 इंस्टांस डिलीट मार के, हमें कोई, अब इसमें हमें इंटरफेस नहीं करना, हमें मैनुअली कोई काम नहीं करनी, हमें ये ऑटोमेट करना है। तो मुझे EC2 इंस्टांस डिलीट करना था, नया ऐड करना था, और ये क्लस्टर चलता रहना चाहिए, इसमें जो भी एप्लीकेशन है वो भी चलता रहना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब मुझे इसको जेंकिंस के थ्रू करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने पहला स्टेप्स लिया। तो सबसे पहले मैंने बनाया ग्रूवी स्क्रिप्ट लिया और एक जॉब क्रिएट की। उस जॉब में मैंने ग्रूवी स्क्रिप्ट लिया और उस ग्रूवी स्क्रिप्ट को मैंने बोला कि भाई मुझे एक AMI इमेज बनानी है। तो AMI इमेज बनाने के लिए मैंने एक अलग से जॉब क्रिएट कर दिया, मतलब दूसरा कोई जॉब है ये, AMI इमेज क्रिएशन, ये मेरा जॉब है जिसमें मैं इमेज बनाऊंगा, और ये मेरा दूसरा जॉब है AMI रोटेशन। ठीक है, तो मैंने एक जॉब बनाया AMI इमेजेस, तो इसमें मैंने स्टेप्स लिखे कुछ ग्रूवी के, और उस ग्रूवी के स्क्रिप्ट से वो क्या करेगा, चीज़ों को स्टेप वाइज कंप्लीट करेगा, और उसी बीच वो क्या करेगा, क्योंकि ग्रूवी के पास ये ताकत नहीं है कि वो जाके AWS से क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कर सके, यानी कि कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए ग्रूवी के पास वो पावर नहीं है करेक्ट? समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन ये ग्रूवी जेंकिंस जो है वो अच्छे से समझता है ग्रूवी को, और ग्रूवी कंप्लीटली आप परफॉर्म कर सकते हो जेंकिंस के ऊपर। बट अगर मैं ग्रूवी से AWS का पूरा AWS इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की बात करें तो ग्रूवी को ये पता नहीं है कि कैसे करते हैं, क्योंकि वो पावर नहीं है उसमें। तो और ये पावर किसके पास है? फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, मैंने ये जाना कि ये पावर जो है पाइथन के पास है,
तो मैंने यहाँ पे हो गया जैसे हाँ, तो मैंने यहाँ पे 2 स्क्रिप्ट लिखे, एक ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखा और एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखा। तो पाइथन जॉब क्रिएट करने से लेके जेंकिंस जो भी स्टेप्स परफॉर्म करेगा वो मैंने ग्रूवी में लिख दिया, और उसके बाद मैंने पाइथन को कॉल कर लिया। जैसे ही इसमें स्टेप्स में रिक्वायरमेंट है कि हाँ अब मुझे AWS पे जाना है, AWS पे कुछ करना है, तो मैंने क्या किया, पाइथन को कॉल कर लिया। तो जैसे इमेज बनानी है तो मैंने पहले वाले जॉब में ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखी और ग्रूवी स्क्रिप्ट्स में सारे स्टेप्स परफॉर्म किए, और जिस स्टेप्स में मुझे AWS से बात करनी थी मैंने पाइथन का छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा और मैंने उस स्टेप्स में उसको कॉल कर लिया। तो जैसे ही मैंने उसको कॉल कर लिया, जेंकिंस उस पाइथन के स्क्रिप्ट को यूज़ करेगा और AWS पे पहुंच जाएगा और वहाँ पे वो एक्टिविटी परफॉर्म करके इस ग्रूवी को कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट देगा, और फिर वो नया फिर से वो नया कोई स्टेप्स अगर उसमें लिखा हुआ है तो वो स्टेप्स को परफॉर्म करेगा। तो मैंने मेरा पॉइंट वो क्लियर हो गया, आप जो समझा रहे हो मेरे को समझ में आ गया पवन। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ आप जो समझा रहे थे ना, कोशिश कर रहे थे, वो मेरे समझ में आ गया जो आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, ग्रूवी जो है वो जेनकिंस वाला साइट देख लेगा और उसके अलावा हमें किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर AWS Azure वगैरह के साथ इंटरेक्ट करना है, तो दैट इज व्हेन पाइथन और मे बी एनी लैंग्वेज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरस्टैंड्स विल कम इन पिक्चर, बट ग्रूवी कैन कोऑर्डिनेट विद दैट लैंग्वेज एज वेल इफ इट वांट्स टू। यस, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ग्रूवी ही यूज करो, आप पाइथन भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो और ग्रूवी भी यूज कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं ग्रूवी के साथ अलग भी टूल्स यूज कर सकता हूँ, मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, पाइथन के साथ ग्रूवी भी यूज कर सकता हूँ, या ग्रूवी के साथ पाइथन यूज कर सकता हूँ, या पाइथन ही सिर्फ यूज कर सकता हूँ, या सिर्फ ग्रूवी ही यूज कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पे थर्ड पार्टी जैसे क्लाउड पे कम्युनिकेशंस करने की बात आती है तो हम पूरे क्लस्टर्स को पाइथन के थ्रू मैनेज करते ही हैं, तो मैं पाइथन यूज करके, या फिर मैं यहाँ से टेराफॉर्म भी कॉल कर सकता हूँ क्योंकि टेराफॉर्म भी मैनेज कर सकता है चीज़ों को। राइट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेराफॉर्म भी यूज कर सकता हूँ। तो जेंकिंस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ के जिससे हम मल्टीपल लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं, उसमें इनबिल्ड कर सकते हैं, अलग से भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसका मैंने ये आंसर करने की कोशिश की। हाँ जी, आ गया। ठीक है गौरव, गगन। ठीक है गौरव, या ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्लास तो यही था कि हाँ आपको डेवलप्स की थोड़ी बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या करने वाले हैं और क्या होगी, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या आपके मन में कुछ हो, या आपकी कंपनी में कुछ चल रहा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। बस मैं ये बोलूंगा पवन भाई, अभी तक जो आपने बताया मतलब पर्सनली मेरे को समझ में आ गया, लेकिन जो आपने अभी जैसे एग्जांपल लिया ना, ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, तो इससे एक उस पूरा जो आपने प्रोसेस बताया था उसे विजुअलाइज करने में थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल गई। तो जब आप हमें कोई प्रोजेक्ट कराओगे ना, तो मतलब ऑल्दो हो सकता है आपके पास, आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपके पास मल्टीपल हो, बट अगर आप इसी को एक रेफरेंस लेके बिल्ड करना चाहो इसके ऊपर, तो आप वो भी करोगे तो भी मतलब दैट आई थिंक विल बी एडवांटेजेस फॉर अस। नहीं, ये चीजें मुझे एक करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद ही समझ जाओगे और खुद ही करोगे ना, तो आपको खुद ये सारा पिक्चर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा और कर सकते हो आप। ठीक है, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, इसमें मैंने तो एक ही चीज़ बताई है बट और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको आप देखना चाहोगे। तो एक बार गो थ्रू कर लेना ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेवऑप्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी किसी को भी, या डेवऑप्स रूल समझ में आ गया हो अच्छे से? हाँ जी, आ गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गेट। तो मैं ये दिखा देता हूँ कि अब हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं ताकि ये भी हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
हम शुरू करेंगे गिट से, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा गिट। तो गिट में हम बेसिकली जितने भी डेवलपर कोडिंग करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं वो सारे कोड जो है गिट के ऊपर पुश करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, अगर आपको पता हो गिट हब के बारे में। गिट हब पता है? हाँ जी। ठीक है गौरव? या वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा रिपोजिटरी है, जैसे इसमें मैंने अपने अपने रिपोजिटरी बना बना के रखी हुई है। क्या हो गया? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। आ रही है। अच्छा, तो ये अच्छा ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या किया कि इसमें अपने अपने कोडिंग करके कुछ रखी हुई है। ये मेरे कोड है, मैंने कोड वर्ड अपने प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं। ये मेरे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम जो गिट है वो गिट में हम क्या करेंगे, या फिर जो डेवलपर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने अपने कोड पुश करेंगे और वो एक लोकेशन पे पुश करेंगे ताकि हमारा जो कोडिंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो आसान हो जाए। हम एक ही जगह से सबको मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें इंटीग्रेशन करना है जेंकिन्स के साथ, कोड बिल्ड पाइपलाइन के साथ, या फिर एज़्योर का जो कोई भी डेवलपमेंट टूल है, सॉरी डेवऑप्स टूल है उसके साथ, तो हम उसके साथ आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारा एक ही पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वो होगा आपका गिट। तो गिट जो है मार्केट में जो है, गिट एक कॉन्सेप्ट है। टूल्स जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरह का कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट्स किस किस में पाए जाते हैं वो देखिए। जैसे कोड कमिट आपने सुना होगा। हाँ जी, AWS, ठीक है, AWS का है। एज़्योर में है कोई ऐसा टूल? Azure Repos। ठीक है, तो एज़्योर रिपोज है। उसके बाद बिटबकेट है। ठीक है, उसके बाद परफोर्स है, और गिट सर्वर भी आते हैं ऐसे जनरली, गिट सर्वर्स भी हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट ये मोस्टली यूज होने वाले टूल्स हैं। जैसे कोड कमिट हो गया, एज़्योर रिपोज हो गया, बिटबकेट हो गया, परफोर्स हो गया, गिट हो गया। तो जनरली मार्केट में अभी बहुत जगह पे बिटबकेट ही सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं, बिटबकेट। तो अगर आपने गिट पढ़ लिया तो इन सारे टूल्स पे आप काम कर सकते हो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरफेस डिफरेंस होगा, बट अगर आप कमांड लाइन से काम करते हो, सिर्फ कमांड यूज करते हो, तो आप सब पे एक ही तरह से काम कर सकते हो। बट अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होगा। क्लियर है गाइस? यप। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जेंकिन्स। ठीक है, तो जेंकिन्स में हमने थोड़ा बहुत अभी बात किया, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। इसमें हम जनरली हम CI/CD पाइपलाइन पे काम करेंगे। ठीक है, और पाइपलाइन लिखेंगे हम लोग इसमें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे मैं थोड़ा बहुत काम कराऊंगा, क्योंकि वो आप तो सीख ही जाओगे प्रैक्टिस करके। बट जो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है पाइपलाइन। जैसे ग्रूवी पे स्क्रिप्ट लिखना, जेंकिन्स के थ्रू स्क्रिप्ट लिखना, चीज़ों को ऑटोमेट करना, तो वो चीज़ें मैं आपको इसमें करके मोस्टली हम उसमें ही प्रैक्टिस करेंगे जो आजकल कंपनीज में काम, मतलब मैं आपको एक इंडस्ट्री बेस्ड ही पढ़ाऊंगा जो काम चल रहे हैं मार्केट में, ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद हाँ यार आपने ये पढ़ा है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें ही पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें आपको जो मैं अभी काम कर रहा हूँ वही चीज़ें ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है गगन? ठीक है सर। तो आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट अगर आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा। हम आज भी काम करते हैं, आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, 1-2 घंटे 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ आगे का आइडियाज नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। तीसरा है जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम डॉकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें हम लोग कंटेनर्स मैनेज करेंगे, एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डॉकर में करने वाले हैं। एप्लीकेशन क्रिएट का मतलब?
जैसे मान लेते हैं कि मेरा कोड जो है गिट में है, और उस कोड को चलाने के लिए जैसे किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक सर्वर क्रिएट करना होता है या वीएम क्रिएट करना होता है, उसके ऊपर एप्लीकेशन का जो जैसे जावा का एप्लीकेशन है तो उसके लिए मुझे जावा इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें जावा का कोड डालना पड़ता है, फिर डालने के अच्छा बाद उसको रन करना पड़ता है। तो ये सारा काम जो है वो हम एक ही पैकेजेस में कर देंगे, तो उसको हम एप्लीकेशन बोल रहे हैं। बट ये मतलब एप्लीकेशन, यानी कि आप डॉकर में जो कंटेनर बनाओगे, जो हाँ सर्वर बनाओगे, वो एप्लीकेशन सर्वर बनाओगे। हाँ, तो मतलब वो जैसे सारे जो जैसे काम मैं अलग अलग कर रहा था वो सब मैं एक हाँ ही हाँ लोकेशन पर करूंगा। तो मैंने एप्लीकेशन बोला है, बट इट विल बी इक्वल टू इमेजेस। पवन भाई, हम्म क्वेश्चन है छोटा सा। हम्म जो इमेज यूज करके हम क्रिएट करेंगे डॉकर कंटेनर, हम्म। तो क्या कहते हैं, वो इमेज कैसे क्रिएट होगी? मतलब उसके लिए अलग टूल यूज होगा, जैसे मेवन वगैरह यूज होता है ना, वो तो किस? मेवन तो टूल जेंकिंस का है, जेंकिंस का प्लगइन है वो। अच्छा। तो देखो नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंटेनर के अंदर जैसे एक ओएस होता है छोटा सा, फॉर हाँ, एग्जांपल, यूजुअली मैं आ रहा हूँ, मैं लिनक्स समझ गया क्वेश्चन बेस्ड। आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इमेजेस जो है वो जो बनाने का जो प्रोसेस है वो आप मैनुअल भी बना सकते हो, जेंकिंस के थ्रू भी बना सकते हो, या गिटहब मैंने अभी बताया उसके थ्रू भी आप बना सकते हो इमेजेस। अच्छा। तो इमेजेस जो आप मल्टी मैनुअल बनाओ, ऑटोमेट करो। लेकिन देखो कंपनीज के अंदर तो ऑटोमेट ही रहती है इमेजेस, आपको कुछ नहीं करना होता। आप जेंकिन्स पे क्लिक करो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि मैं एक एएमआई इमेज बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे बस जेंकिन की जॉब क्लिक करनी है और वो मेरा सारा काम कर देगा। तो उसके पीछे के जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कुबरनेट्स। ठीक है, तो कुबरनेट्स में हम लोग बेसिकली माइक्रो सर्विसेज मैनेज करने वाले हैं। तो जो डॉकर है डॉकर का ही एडवांस वर्जन है कुबरनेट्स। तो डॉकर क्या है कि इंडिपेंडेंट, इसमें डाउन टाइम, मतलब इसमें जो डाउन टाइम है एप्लीकेशन का वो बढ़ जाता था जिसका ड्रॉबैक, बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक था। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुबरनेट यूज़ किया गया, और जो ये एप्लीकेशन हम बनाते थे उसका भी एक छोटा वर्जन हो गया, मानी कि ये जो एप्लीकेशन हम इसमें डॉकर में डिप्लॉय करते थे उसका भी उससे भी ज़्यादा छोटा वर्जन। ठीक है, तो वो माइक्रो सर्विसेज कहलाता है। तो देखो पहला तो एक सर्वर है, इंडिपेंडेंट फिजिकल सर्वर, उसके ऊपर आपने वीएम वेयर डाल दिया, तो आपका एक वीएम, उस पर आप मल्टीपल वीएम बना सकते हो। और उस वीएम के ऊपर अगर आपने कुबरनेट्स डाल दिए, तो उस वीएम कुबरनेट्स के अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल सकते हो। ठीक है, तो वो माइक्रो सर्विसेज है, तो हम आगे मतलब पढ़ेंगे। मतलब कुबरनेटिस को हम वेरिटास कह सकते हैं, जो वीसीएस वेरिटास का वीसीएस क्लस्टर होता था, ये वैसा नहीं कुछ है। नहीं नहीं, देखो माइक्रो जो कुबरनेट है वो समझ लो कि सबसे छोटा से छोटा वर्जन। बहुत जैसे एक डब्बा खरीदते हो फॉर एग्जांपल मार्केट में। जैसे जैसे सोलारिस के सर्वर्स होते हैं फिजिकल मशीन में, बहुत सारे जोन्स बनाते हैं, तो उनको भी कंटेनर्स कहते हैं। तो उन हाँ। कंटेनर जोन्स में मल्टीपल इनके डेटाबेसेस चलते हैं हम्म। सोलारिस में। तो ये वही चीज हुई बेसिकली। ये और डॉकर उसके ये डॉकर को इक्विवेलेंट बोल सकते हो, डॉकर के इक्विवेलेंट। लेकिन जो और उसके कुबरनेट्स है, ऊपर उसके ऊपर कुबरनेट्स जो क्या है देखो। क्लस्टरिंग होती है, उसके ऊपर जो क्लस्टरिंग होती है हम्म, जोन्स की, वो होती है वेरिटास पे। तो क्या वो फिर नहीं जो नहीं, वो हम, अलग चीज है, वो अलग चीज है। अच्छा वो अलग है। देखो वो जो आप बात कर रहे हो वो कंटेनर की बात कर रहे हो, और कंटेनर को हाईली अवेलेबल बनाने के लिए लोग वेरिटास यूज करते हैं। हाँ लेकिन जो ये कुबरनेट्स हैं, कुबरनेट्स का अगर मैं एक पॉड बोलूं, इसमें पॉड बोलते हैं, एक पॉड में आप मल्टीपल कंटेनर होस्ट कर सकते हो। तो उसमें एक इंडिपेंडेंट कंटेनर चलते हैं, और इसमें एक पॉड के अंदर आप 10 कंटेनर चला सकते हो। तो इन कंटेनर्स की हाई अवेलेबिलिटी कौन मैनेज करता है? जो कुबरनेट्स पे है। अच्छा नहीं मतलब कुबरनेटिस। आप कह रहे हो कि कंटेनर्स की हाई अवेलेबिलिटी मैनेज कौन करता है, तो अगर हाँ वो मतलब कुबरनेट्स पे है तो कुबरनेट ही मैनेज करता है उसको। ओके। तो जो ये पर डॉकर है, डॉकर कंटेनर है, इसमें कोई हाई अवेलेबिलिटी मैनेज करने वाला नहीं होता। तो इसकी हाई अवेलेबिलिटी मैनेज करने के लिए लोग कुबरनेट्स या स्वाम यूज करते हैं। पहले स्वाम यूज करते थे, लेकिन गूगल ने जब डिजाइन कर दिया कुबरनेट्स को, तो लोग कुबरनेट्स यूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और मार्केट में हर ये सब जगह ओपन ओपन सोर्स है सब। हाँ, डॉकर में कुबरनेट्स सब ओपन open- सोर्स भी और पेड भी है। तो आप चाहे तो ओपन सोर्स भी यूज कर सकते हो, पेड भी यूज कर सकते हो। मतलब रेड हैट वाला हिसाब है एक हाँ, तरीके से। अगर आप रेड हैट में ओपन सोर्स। जाओगे, रेड हैट में जाओगे तो वहाँ पे ओपन शिफ्ट यूज करते हैं लोग कुबरनेट्स के ओपन लिए। सोर्स। ठीक है। हाँ जी। तो वो कुबरनेटिस की तरह ओपन शिफ्ट।
हाँ, ओपन शिफ्ट भी सेम ही काम करते हैं, बट वो पेड होता है, रेड हैट का है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, मतलब थोड़े बहुत कमांड इधर उधर होते हैं, बट कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। जैसे इसमें और भी है, मतलब इसको मैनेज करने के सॉफ्टवेयर आते हैं। देखो ये टूल्स हो गए, और इसको मैनेज करने के लिए आ रहे हैं कॉप्स, जैसे मैंने बोला अभी, क्यूबेडियम। तो ये टूल्स हैं जिसके थ्रू आप कुबरनेट क्लस्टर्स क्रिएट करते हो। जैसे VMware मैं बोलता हूँ VMware। तो VMware एक तरह की टेक्नोलॉजी है, और उसको करने के लिए KVM यूज करते हो। उसके बाद एक्चुअल में जो क्या बोलते हैं, VMware जो अलग से टूल्स टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हो। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें मैंने आपको बताया था, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, और ये एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी को फुलफिल करने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट्स कौन हो गए? KVM हो गया, VMware हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसी तरह से कुबरनेट्स एक तरह का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, समझ में आया? पवन भाई, एक क्वेश्चन है, जो ये सर्वरलेस मार्केट में बड़ा चला हुआ आजकल, तो वो कुबरनेट और डॉकर के डोमेन में आ जाता है एक तरीके से। माइक्रो सर्विसेज एंड सर्वरलेस इज इट द सेम थिंग? सर्वरलेस तो बेसिकली हम जैसे कि एज़्योर का कुबरनेटिस सर्विस लेते हैं, तो उसमें हम मैनेज नहीं कर रहे, तो वो सर्वरलेस हो गया एक तरह से हमारे लिए। पर सर्वर तो है ही बैकग्राउंड में उसके लिए। नहीं, देखो सर्वरलेस एक तरह का कॉन्सेप्ट है। सर्वरलेस का मतलब होता है कि जिसमें, फॉर एग्जांपल, मैं अभी थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक सर्वर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक रैम, CPU, हार्ड डिस्क, ये 3 चीजें होती हैं। हाँ जी। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ग्रुप है, ये रैम का ग्रुप है, ये मेरा CPU का ग्रुप है, और ये मान लेते हैं मेरा हार्ड डिस्क का ग्रुप है। ठीक है, और मुझे एक सर्वर, एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। तो एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो ये एप्लीकेशन एक ग्रुप बन गया, ये एप्लीकेशन का। और इसको चलाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? रैम, CPU और हार्ड डिस्क चाहिए। तो कोई डेडिकेटेड रैम और CPU हार्ड डिस्क इसको नहीं दिया हमने बोला कि भाई इसको 2 GB रैम चाहिए, भाई 2 GB रैम इसमें से ले लो। हमें चाहिए CPU हार्ड डिस्क चाहिए, तो मैंने 30 GB वो चाहिए हार्ड डिस्क, तो मैंने इसमें से ले लिए। और मैंने CPU 2 कोर CPU चाहिए, तो मैंने इसमें ले लिए। तो अब ये सर्वरलेस है, क्योंकि इसके पास कोई डेडिकेटेड रैम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रैम खराब हो जाता था, तो रैम खराब हो गया तो हमें इस सर्वर में जाके इसको ओपन करके इसका रैम चेंज करके फिर इसको अप करके चलाना पड़ता था। लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये रैम का एक ग्रुप है, इसमें से रैम खराब होने की कोई बात ही नहीं है। अब ये मैं एप्लीकेशन बंद कर दूंगा, तो ये जितने भी रिसोर्स यूज कर रहा था वो फ्री हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको अप करूंगा, फिर से इसने 2 GB रैम, हार्ड डिस्क 30 GB, और इसने इसमें से 4 CPU दे दिया। तो ये सर्वरलेस हो गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन मतलब ये जो कुबरनेटिस से अलग है एक तरीके से। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सर्वरलेस का। और अच्छा, जो कुबरनेट्स माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं, ये भी सर्वरलेस ही है। डॉकर भी अच्छा। सर्वरलेस ही है, कुबरनेट्स भी सर्वरलेस है। क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 क्लस्टर बनाया 10 EC2 इंस्टांस को लेके, और 10 हाँ जी। EC2 इंस्टांस का रैम जो है वो ग्रुप बन गया है, CPU का ग्रुप बन गया, हार्ड डिस्क का ग्रुप बन गया। तो कौन सा रैम खराब हो रहा है उससे हमें क्या मतलब है? मतलब कौन सा EC2 इंस्टांस बंद हो गया, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें तो रैम तो ग्रुप से मिल रहे हैं, क्लस्टर से मिल रहे हैं। करेक्ट। लेकिन अगर उस केस में एक EC2 इंस्टेंस डाउन होता है, तो उसका रैम, हार्ड ड्राइव और CPU तीनों चीजें जाएगा ना? हाँ, तीनों चीज जाएंगी। तो वही कॉन्सेप्ट सर्वरलेस में भी अप्लाई होता है। करेक्ट। कि अच्छा, ठीक है। तो वहां पे देखो, क्लस्टर, जहां पे क्लस्टर आती है ना, तो 10 नोड मिलके एक काम को परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। तो क्लस्टर का मतलब ही यही होता है कि किसी भी एक नोड के जाने से एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं आता उसकी इम्पैक्ट नहीं वजह है, से। तो उसको हम लोग सर्वरलेस बोलते हैं। सर्वर बेस्ड जो होता है वो बेसिकली सर्वर के जाने से एप्लीकेशन को इम्पैक्ट पड़े, वो सर्वर बेस्ड है। और जो सर्वरलेस है वो बेसिकली आपका किसी भी सर्वर के जाने से एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, वो सर्वरलेस है।
ठीक है। ठीक है, हम्म। तो हम लोग कुबरनेट्स करेंगे। ठीक है, कुबरनेट्स के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा मॉनिटरिंग का। तो मॉनिटरिंग करेंगे हम लोग प्रोमीथियस से। ठीक है, और प्रोमीथियस एंड ग्राफाना यूज करेंगे हम यहाँ पे। और जो हरदीप की रिक्वायरमेंट थी ग्राफाना की वो करेंगे। और 6th में हम लोग जो है हेल्प देखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे टॉपिक्स हैं डेवऑप्स के। आप वो पवन भाई कह रहे थे ना, आप अज़्योर डेवऑप्स का भी ओवरव्यू दे दोगे? हाँ, वो एंड में दे दूंगा तो मैं आपको। हमने बात, ठीक है। अच्छा, मतलब वो थोड़ा अच्छे से दे देना क्योंकि उस पे हमारा काम है बड़ा सारा। ठीक है, मैं लेकिन मुझे एक अच्छा, बार एक मेरे को ना एक देखो मेरे को हरदीप, और मतलब मेरे, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने बहुत पहले काम किया था और एज्योर पे मैं काम नहीं करता, क्योंकि जनरली मैंने पहले ही बताया था कि मुझे एज्योर पसंद ही नहीं है। तो अब होता क्या है, AWS पे दे देना, मैं एडब्ल्यूएस पे दे AWS दूंगा। के। और अगर आप बोलोगे ना एज्योर पे, तो मुझे एक बार मैं अकाउंट बना के उसके कोड जो डेवऑप्स के टूल्स हैं उसको एक बार रिव्यू कर लूंगा, फिर मैं आपको दे दूंगा। तो आप बोलोगे तो चलो आप मतलब आप हो सकता है कि जब तक आप हमें जेनकिंस और डॉकर वगैरह कराओ तब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी वैसी बन जाए अगर ना कि हम होगी अपने आप। तो मैं एज्योर पे हाँ, अकाउंट बना के मैं खुद रिव्यू कर लूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों को। लेकिन एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हम्म, हूँ, जैसे आपने भी नाम लिया दो चार बारी बीच में कि इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट वन टास्क मल्टीपल नोड्स एट द सेम टाइम देन एंसिबल कम्स इन पिक्चर। तो राइट। एंसिबल या शेफ या पपेट, बट मैंने अभी तक जितने लोगों से बात करी है जो डेवऑप्स में काम कर रहे हैं, सो दे आर ऑल मोस्टली ऑन एंसिबल। शेफ और पपेट का नाम मैंने नहीं सुना। तो करेक्ट। एंसिबल मतलब देखो मेरे क्या को था जो कि समझ में, देखो, आई मीन दीज टूल्स परपेट एंड शेफ्स वर बीइंग यूज्ड, जो पहले जो हो रहे थे यूज, उसमें यूज होते थे। जब से एंसिबल ने मार्केट में कदम रखा तो उसमें बेनिफिट क्या था कि वो एजेंट लेस है। तो किसी के लिए एजेंट, हाँ जी, जैसे मान लेते हैं मुझे हरदीप से बात करनी है, तो आई डोंट नीड कंफर्मेशन फ्रॉम हरदीप। आई कैन, इफ आई नो द नेम ऑफ हरदीप, आई विल जनरली कॉल हिम कि हरदीप भाई इधर सुनो। ठीक है, तो मैं, ये एनसिबल का फीचर है जिसकी वजह से ये मार्केट में यूज हो रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं। और इसमें जो कोडिंग यूज होते हैं वो YML में यूज होते हैं। तो इफ आई एम टीचिंग यू कुबरनेट्स, डेफिनेटली आई एम टीचिंग यू YML, how you can YML। create it. And if you know how to create YML, definitely you can also start working on Ansible. तो इसमें आप एंसिबल ऐड कर सकते हैं सिलेबस में हमारे? देखो मैं ओवरव्यू दे दूंगा, बट इसको मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। देखो अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो मैं सारे टूल्स पढ़ा दूंगा, बट इट विल नॉट बी अ डेप्थ। और मैं ये टूल मैं इसलिए ले नहीं रहा हूँ नहीं नहीं, क्योंकि ये टूल मैं इसलिए आप ले रहा डेप्थ हूँ। में पढ़ाओ। हाँ, आप डेप्थ में पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, लेकिन आप डेप्थ में पढ़ाओ क्योंकि हमारे को कम भी टूल होंगे ना, मैंने ये आपने खुद टूल ही बोला मार्केट ना जैसे। में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और इसलिए मैं इस कम टूल मैंने देखो मैं पहले 10-12 टूल पढ़ाया करता था, बट मैं थोड़े थोड़े पढ़ाता था। तो उससे बेनिफिट मुझे नहीं दिख रहा था किसी को। तो मैंने अब टूल्स हाँ कम जी, कर दिए हैं और इसको डेप्थ में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है, ताकि इससे फ़ायदा हो, पता, कुछ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं हाँ होगा। जी, हाँ ठीक है, वही चाहिए सर। ठीक है, तो ये मैंने हेल्प भी ऐड नहीं करने थे, बट हरदीप आपकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने हेल्प ऐड कर दी है। ये एक्चुअली मेरी कल गौरव से भी कल या परसों बात हुई थी ना गौरव से। हम्म, तो गौरव भी हेल्म के ऊपर काम कर रहा है, तो एक तरीके से मतलब उसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था इसी हाँ, डायरेक्शन में। हेल्म मैंने कहा चार्ट्स तो बनाना ही है, लास्ट में हम लोग हेल्म हम्म, चार्ट के थ्रू भी करेंगे, हम्म, लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारी चीज बातें चल रही है। हम्म। नहीं, हेल्म तो यूज ठीक है। करो, पता है हेल्म जो है, अगर आप कुबरनेट्स पे काम कर रहे हो तो हेल्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और ये यूज करना चाहिए आपको। आजकल मार्केट में हार्बर आ रहा है, एक ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है हार्बर। हार्बर जो है अच्छा, वो हेल्म के लिए ही बनाया गया है। तो हेल्म के जितने भी कोड हैं लोग हार्बर पे रखते हैं और वहाँ के थ्रू, वहाँ से उसको कॉल कर करके उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा आपको, कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यू डोंट हैव टू चेंज इन ऑल कंप्लीट कोड्स। जो जितने भी कोड्स आपने क्रिएट किए हैं उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जैसे मैंने हेल्म का एक एग्जांपल दिखा रहा था मैं आपको। ये मैंने हेल्म, ये है ना हेल्म चार्ट्स है मेरे, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे डेटाबेसेस क्रिएट होते हैं, तो डेटाबेसेस में यूज़र नेम और ये सर्विस नेम, ये सारी चीज़ें चेंज डिफरेंट होती है। तो मुझे अगर ये कुछ चेंज करना है तो मुझे यहाँ से मेन कोड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ खाली। जैसे ये मेरे एप्लीकेशंस हैं, इसमें मैंने कुछ भी क्रिएट किया, या
यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट्स में क्रिएट किए हैं। तो आपने कोड जो आपने टेम्पलेट बनाया उसमें उन चीजों को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हाँ, कि जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब वो कहीं और से वैल्यूज उठा लेगा वो कहीं और उन से वैल्यूज, पर्टिकुलर। करेक्ट, वो कहीं और से वैल्यूज उठा लेगा। तो आपको पूरी जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, खाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ पे। या कुछ ऐड भी करना है, जैसे इन्वायरमेंट ऐड करना है या इन्वायरमेंट एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे आप वेरिएबल में डिफाइन करोगे और उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि देखो, जैसे ये स्काई वॉकिंग है, कोई एप्लीकेशन है और इसमें चार्ट्स हैं। और जैसे ये चार्ट है, आप टेम्पलेट्स में गए, यहाँ पे हमने कुछ खोल लिया, जैसे ये डिप्लॉयमेंट खोल ली मैंने। और डिप्लॉयमेंट में यहाँ देखो कोई वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करे गए, एप्लीकेशन में पास नहीं करे गए हैं, या फिर यहाँ पे सब देखो वेरिएबल ही कॉल हो रहे हैं। तो अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे ये मेरा कंटेनर क्रिएट होगा और इस कंटेनर में मुझे यहाँ पे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में मुझे कुछ पास करना है, तो मुझे यहाँ कुछ जाके करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, राइट, यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर कोई भी वैल्यूज़ में कुछ भी डेटा ऐड करता है इन्वायरमेंट पैरामीटर्स देके, तो मैं उस सारी वैल्यू को उठा लूँगा। तो ये कहाँ पे वैल्यू होगी, ये वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे ओएप के अंदर इन्वायरमेंट में मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो ये एज ए इन्वायरमेंट वैल्यू वहाँ पे सेट कर देगा। तो मुझे कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोडिंग के अंदर घुस के, इस टेम्पलेट के अंदर घुस के, इसकी डिप्लॉयमेंट फाइल को चेंज करके इसमें इन्वायरमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली इन्वायरमेंट वहीं पर डालूंगा और ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये हेल्म चार्ट का बेनिफिट है। मतलब तो आपको पूरी कोड में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस भाई इस पे काम करने पड़ेगी, कोई वैल्यू डॉट वाई एम एल ऐसे कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी बस। क्लियर है गौरव? यप यप। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं गिट से। ठीक है। तो आप लोग जो है गिटहब पे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो गिटहब पे अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, साइन अप करके, और अपने जो भी अकाउंट्स हैं वो आप क्रिएट कर लो आप। ठीक है, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। अकाउंट्स कौन-कौन से आप कह रहे हो बनाने पड़े? गिटहब पे अकाउंट बना लिया, फिर अकाउंट खाली बना लो, उसके बाद आगे क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। तो एक गिट इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम पे, और गिट बैश इंस्टॉल कर, अगर आपका गिट बैश अगर आपके सिस्टम, आपका विंडोज है तो आप गिट बैश इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज है, मैक है, या जो भी है, मैक पे जरूरत नहीं है। मैक पे आप सिंपली ब्रीव इंस्टॉल गिट करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा गिट। विंडोज में इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करो और उसको रन कर देना। तो गिट बैश तो मतलब जो हमारी लिनक्स की कमांड्स होती हैं विंडोज में चलाने के लिए, उसके लिए यूज होगा ना? हाँ, उसके लिए यूज होते हैं, उसके लिए भी यूज होते हैं। और प्लस जो गिट कमांड लाइन से अगर आपको काम करना है तो उसके लिए भी आप गिट बैश यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉल कर लेना। अगर आपका मैक है या कोई और लैपटॉप है तो कोई जरूरत नहीं, लिनक्स या लैपटॉप है तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, इतने पैसे नहीं देती कंपनी के मैक का लैपटॉप। लिनक्स तो दे सकते, लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। मैक की बात कर भाई हरदीप, गगन तो भाई अलग लेवल पे चल रहे हैं। ये भाई जो नीडी है ना, नीडी, इस क्लास में नीडी गगन ही दिख रहा है। नहीं तो भाई नीड सबको है, बट वही है कि वो बोल देता है हमारे सबके दिल की बात, तो फिर हम आगे फिर रेसिप्रोकेट नहीं करते उसे। सर हम तो ऐसे ही हैं, दिल में जो है वो बाहर है। ठीक है, तो कल क्लास कर लें? कल कर लेते हैं, क्योंकि आपके ऊपर है। क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन हुआ है तो कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, आज तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टाइम चाहिए नहीं। तो कल कर लेते हैं। कल मॉर्निंग में उसी लिंक को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वो ऐसे तो लिंक वेंसडे को है, लेकिन
वेंसडे वाला लिंक ही क्लिक कर लेना, मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो वेंसडे को फिर अच्छा। क्लास नहीं लोगे आप? वेंसडे को भी नहीं, तो अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम चाहिए तो मैं टाइम दूंगा आपको। टाइम तो चाहिए ना आपको प्रैक्टिस करने के लिए, कि मैं पढ़ाता चला जाऊं और आप प्रैक्टिस भी ना करो। नहीं एक जो मैं बैच अभी पढ़ा रहा था, उस बैच में कुबरनेट्स मैंने आधे खत्म, मतलब एंड था वो, तो उसके जो स्टूडेंट्स थे वो बोल रहे हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, तो हमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा होल्ड कर दो क्लास को। तो मैंने उस क्लास को होल्ड किया हुआ है। अच्छा। तो लेकिन आप ऐसा मत करना, आप प्रैक्टिस करो। उनके तो प्रोजेक्ट्स है वो, जो वो तीनों बंदे इंटेल में काम करते हैं, वो बैंगलोर में, तो उनको थोड़ा ट्रैवल करना है, तो इसलिए, और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनको मैंने टाइम दिया था। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप प्रैक्टिस करो बैठ के, है ना। हाँ, मतलब आज की क्लास के बाद तो कोई प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सही कह रहे हो, कल कर लेते हैं। कल कर लेते हैं। हो सकता है कल के बाद में हमें जरूरत पड़े टाइम हाँ, की। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ेगी कल के बाद। अब पवन भाई, आप कौन से कंपनी से एसोसिएट हो? मैं दोस्त अभी ग्लोबल पेमेंट्स से हूँ। अच्छा अच्छा। इससे ग्लोबल पेमेंट्स, अच्छा। और मेरा ये प्रोफाइल है अभी, ठीक है। तो गौरव भाई, पवन भाई हमारे बड़ी कंपनी में नहीं जाते ये, मैं मतलब ये भी बड़ी कंपनी है ये, जो सर्विस बेस्ड है ना, जैसे HCL हो गई या टेकम हो गई, ऐसी कंपनियों में नहीं जाते। नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है, बड़ी कंपनी की जरूरत हमें पड़ती है ना, कि ताकि कम से कम काम करना पड़े, सब कुछ अलग अलग हाँ, टीम वो इनको नहीं पड़ती। हमें तो वो जब हमें डेवॉप्स पड़ती है। हमें तो जब हमें तो डेवॉप्स का कहा कि सारा काम करने के लिए, तो हमने तो बंदे हायर कर लिए, सर हम तो इसके लिए नहीं तैयार थे, लेकिन हम कर लेंगे। हाँ, तो उसने बोला ठीक है, जूनियर हायर कर लो, उसके साथ बैठ के काम। वो जूनियर क्या, वो मेरा सीनियर है, वो इतना सारा काम वही कर रहा है।